हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपके सामने आ गए एफएलटी का सॉल्यूशन लेकर। ये पेपर हुआ है बच्चों 27 अप्रैल को। एफएलटी 8 था, है ना। होपफुली सभी ने अच्छे से पेपर दिया है। ठीक, एक टेस्ट और बचा है इसके बाद, है ना। एक टेस्ट और हम लोग देने वाले हैं, लेकिन आज हम 27 अप्रैल वाले पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। कंप्लीट सिलेबस टेस्ट है और आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 4 and mass 20 kg is lying horizontally on the ground. ठीक है, the work done in keeping it vertical with one of its end touching the ground will be। ठीक है, एक रॉड है। हिंदी में समझा देता हूँ मैं क्वेश्चन को बच्चों, हिंदी वाले जो बच्चे देख रहे हैं, है ना। जिसे सरफेस पे ऐसे हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अब इसे उठा के वर्टिकल कर दो, इस तरह से ऊर्ध्वाधर रख दो, एक एंड ग्राउंड पे होना चाहिए। तो जब हम किसी रॉड को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में, ना हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में जब लेकर आते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस होता है हमें वो चेक करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसे पॉइंट मास कंसीडर करेंगे तो हम सेंटर ऑफ मास की हाइट देखेंगे। तो जो भी वर्क डन होगा वो mgh के इक्वल हो जाएगा, जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, और मास इसका जो गिवन है वो है 20, जी की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, और हाइट, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें 9.8 बोल रखा है। और हाइट हो जाएगी इसकी जो भी लेंथ है ना, कितनी लेंथ है इसकी, 4 मीटर, है ना। तो इसकी सेंटर ऑफ मास की हाइट हो जाएगी 2 मीटर, क्योंकि सेंटर पे होगा, तो ये हाइट हो जाएगी 2। तो 2 इंटू 20 तो हो जाएगा 40 इंटू 9.8। अगर ये 10 होता तो 400 आंसर आ जाता। अगर ये 10 होता तो 400 आ जाता। 9.8 है तो 400 से थोड़ा छोटा आंसर आएगा, मतलब 392 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। सभी लोग एक्साइटेड होंगे अपने आंसर्स चेक करने के लिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है 1 kg बॉल ड्रॉप्स वर्टिकली इनटू अ फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 25 सेंटीमीटर, rebounds टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। 1 किलोग्राम मास की वैल्यू 1 किलोग्राम है। द्रव्यमान की गेंद को 25 सेंटीमीटर की हाइट से, तो इनिशियल जो हाइट है वो 25 सेंटीमीटर है, मतलब 25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में इसको लिख लेता हूँ। ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे गिराया जाता है। ये 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक टकराने के बाद 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर फिर से उछलती है, तो प्रत्यावस्थान गुणांक होगा। ई पूछा है बच्चों। ई क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। दूर जाने का वेग बटे पास आने का वेग, यही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। ठीक, तो अब अगर हम देखें कि जब 25 सेंटीमीटर की हाइट से बॉल को गिराया जाएगा, है ना, किसी हाइट से जब हम बॉल को गिराते हैं, तो वो जिस स्पीड से टकराती है उसकी वैल्यू हम लिखते हैं √2gh। आप चाहे तो थर्ड इक्वेशन लगा के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पास आने की जो वेलोसिटी थी वो थी √2gh, मतलब v1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट पूरे में लगा लेता हूं मैं 2gh, और h की वैल्यू आपकी 25 इंटू 10⁻⁻2। ठीक, h1। अब बॉल किस स्पीड से जाए कि वो h2 हाइट तक चली जाए। ठीक, तो उसके लिए होता है फॉर्मूला हाइट के लिए बच्चों, h इक्वल टू v²/2g। ठीक, तो हाइट जो हमें मिली थी अगली इसमें 4 मिली थी, तो 4 इंटू 2g इक्वल टू v²। तो v² हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो यहां पर हमें मिलेगा 4 इंटू 2g। ठीक, और 4 भी सेंटीमीटर में, तो 10⁻⁻2 भी साथ में लिख देता हूँ। ये 2g हम कैंसिल कर देते हैं, 10⁻⁻2 भी कैंसिल कर देते हैं। ठीक, तो अगर हम इसका रूट ले तो ये 2/5 आ जाएगा बच्चों, 2/5। ठीक, 2/5 करेंगे तो 0.4 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 0.4। ई की वैल्यू आ जाएगी 0.4। मेरे ख्याल समझ गए होंगे आप लोग। जब बॉल को हाइट से गिराते हैं √2gh से टकराती है, और जब h हाइट पे जाती है तो h इक्वल टू u²/2g फॉर्मूला है, तो वहां से भी √2gh ही आता है। इस तरह से पास आने की वेलोसिटी और दूर जाने की वेलोसिटी जब हमें मिलेगी तो उन दोनों का रेशियो ही ई होता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दूर जाने का वेग डिवाइडेड बाय पास आने का वेग, इस रेशियो से कैलकुलेशन हुआ। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर गिवन प्रोग्रेसिव वेव 10 sin square दिस वैल्यू ऑफ वेव स्पीड पूछ रहा है। एक इक्वेशन दी है ना, और तरंग की चाल पूछ रहा है। तो स्पीड क्या होती है बच्चों? λ/t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होती है स्पीड λ/t। या फिर अगर हम किसी वेव इक्वेशन की बात करें, a sin
ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स की। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये है ओमेगा जो है कोफिशिएंट ऑफ टी, टी का गुणांक है, ये है के जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो अगर हम इस ओमेगा और के का रेशियो ले, तो ओमेगा होता है बच्चों 2 पाई/टी और के होता है 2 पाई/लैम्डा, और 2 पाई कैंसिल, लैम्डा बाय टी, तो इससे भी हमें v मिल जाता है। ठीक, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जब भी इस तरह से वेव इक्वेशन हो, तो कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स कर दो, तो इससे आपको वेव वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना। टी के गुणांक को एक्स के गुणांक से भाग कर दो, सीधे वेव वेलोसिटी मिल जाएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ टी, टी का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, यहाँ पे 30 पाई डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट क्या है पाई/7, तो पाई/7, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 210 मीटर पर सेकेंड। 7 इंटू 30 210 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा सही जवाब। 3 का सही जवाब हमें मिल गया 210। ठीक, 4 पर आ जाते हैं। 4 बोल रहा है स्टैंडिंग वेव हैविंग 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स। 3 नोड है, 2 एंटी नोड, ये नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड, ठीक है। इस तरह से वेव बनी होगी जिसमें 3 तो बन गए नोड और 2 बन गए एंटी नोड। ठीक है भाई साहब। बिटवीन 2 एटम्स हैविंग डिस्टेंस 1.21, मतलब 2 एटम जिनके बीच की डिस्टेंस 1.21 एंगस्ट्रॉम है। द वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव, इसका वेवलेंथ पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो ये λ/2 λ/2, ये तो वेवलेंथ ही हो गया, है ना। हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 1.21 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित 2 परमाणु, ये पहला परमाणु, ये दूसरा परमाणु, ठीक है। ये पहला परमाणु ले लेते हैं, ये दूसरा, इन दोनों के बीच की दूरी है 1.21 एंगस्ट्रॉम। एक प्रगामी तरंग का निर्माण होता है जिसमें 3 निस्पंद और 2 प्रस्पंद बनते हैं, ना। एक 3 नोड बनते हैं और 2 एंटी नोड बनते हैं। तो तरंग धैर्य क्या होगा, तो इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है ये कंप्लीट वेव साइकिल है, तो यही लैम्डा के इक्वल है। इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, लैम्डा की वैल्यू सीधे ही हमें दिखाई दे रही, कोई कैलकुलेशन नहीं है। 1.21 एंगस्ट्रॉम ही इसका सही जवाब। ठीक, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज। इंटरनल फोर्स क्या चेंज कर सकता है? इंटरनल फोर्स मोमेंटम तो चेंज नहीं कर सकता, संवेग को परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को कर सकता है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिखेगा तो अपन बताएं। द लीनियर मोमेंटम, गलत जवाब। द काइनेटिक एनर्जी बट नॉट द लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, गलत है। नाइदर द लीनियर मोमेंटम नॉट द काइनेटिक एनर्जी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, बॉम्ब रखा हुआ था, रखे रखे फूट गया। ठीक, हमने उसे जलाया, रखे रखे वो फूट गया, तो अगर वो फूटा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, लेकिन एक मोमेंटम इस तरफ और एक इस तरफ मिला होगा, या सभी एन पार्टिकल में फूटा होगा, तो वो सभी एन पार्टिकल इस तरह से चलेंगे, इस तरह से मूवमेंट होगा उनका कि वो सभी एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम्स को कैंसिल कर देंगे। तो मोमेंटम कभी चेंज नहीं कर सकता एक्शनल फोर्स, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है ना। हिंदी में भी अगर हम इसको समझें तो संवेग में परिवर्तन तभी हो सकता है जब बाह्य बल लगाया जाए। आंतरिक बल कभी भी संवेग में परिवर्तन नहीं कर सकता, आंतरिक बल गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, चलो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। A uniform spring of force constant K is cut into 2 pieces, the length of which are in the ratio 1:2। ठीक है, एक स्प्रिंग को कट किया गया है 2 पीसेस में, और जो लेंथ का रेशियो है वो 1:2 है बच्चों, है ना। एक छोटी लेंथ है और एक बड़ी लेंथ है, 1:2 में कट किया है। ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ फोर्स कांस्टेंट फॉर शॉर्टर एंड लॉन्गर पीसेस। ठीक है, स्प्रिंग को 2 भागों में काटा गया है 1:2 में, छोटे और बड़े भागों के बल नियतांकों का अनुपात चाहिए। तो ऐसा एक स्प्रिंग बना लेते हैं, इसके 2 पीसेस है, एल इसकी टोटल लेंथ है, तो एक 1/3 और एक 2/3, है ना। 1:2 का रेशियो हो गया, एक 1/3 और एक 2/3 में इसको कट किया। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा बच्चों यंग्स मॉडुलस के लिए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहां से फोर्स के लिए मैं फॉर्मूला लिखूं तो YA/L इंटू एक्स लिखा जा सकता है। और ध्यान से देखो तो आपने इसी को हमने स्प्रिंग कांस्टेंट में K बोला है, तो हमें समझ में आया K की वैल्यू जो होती है वो YA/L होती है, और K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। K और L में इनवर्स रिलेशन है। अब अगर K और L में इनवर्स रिलेशन है, छोटे और बड़े का अगर हम रेशियो देखें तो K के लिए जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ है L/3 की वैल्यू यहां रखी जाएगी, तो K की वैल्यू हो जाएगी L/3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2L/3, तो ये हो जाएगा आपका 2L/3, 3 कैंसिल, 2:1 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते थे K1/K2।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 बोल रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 4 सेंटीमीटर इज v। 4 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया तो पोटेंशियल एनर्जी v है। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। तो ये बोल रहा है हाफ के 4 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख लेता हूं मैं, इससे स्ट्रेच किया तो पोटेंशियल एनर्जी v है। तो v की वैल्यू आ गई k, 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 10 टू द पावर -4/2। तो ये हो जाएगा आपका 8k इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक, ये तो v की वैल्यू आ गई। अभी बोल रहा है कि अगर हम इसको 20 सेंटीमीटर से स्ट्रेच करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक, स्प्रिंग को 4 सेंटीमीटर से खींचा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा v है, तो 4 से खींच के तो हमने v की वैल्यू निकाल ली। अभी बोल रहा है 20 से खींचे तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी 20 के लिए निकाल लेते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर -2 लिख देते हैं, स्क्वायर करते हैं, ये आ जाएगा आपका हाफ के, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक, अब एक काम करते हैं, यहाँ से k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी हमें v/8 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक, तो हाफ k की वैल्यू रख दी v/8 इंटू 10 टू द पावर -4, 400 इंटू 10 टू द पावर -4। ये -4 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, है ना। 4 से कैंसिल कर दो 2 टाइम्स और ये 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 4 से इसको कैंसिल कर दो 25 टाइम्स। ठीक, तो 25v इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 25v, क्योंकि एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो 25/v तो सरासर गलत हो जा रहा है, तो सही जवाब होगा बच्चों इसका 25v। ठीक, चलो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज ड्यू टू। सरफेस टेंशन ये मॉलिक्यूल, एक ही टाइप के दो मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन के कारण होता है। मतलब इसका आंसर होना चाहिए बच्चों कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, है ना। अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण, एक ही टाइप के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है उसके कारण वही रीजन है सरफेस टेंशन का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ये बोल रहा है a parallel plate capacitor with air between plates has a capacitance of 8 microfarad। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डिस्टेंस d है, एरिया a होगा, मीडियम एयर है, एप्सिलॉन नॉट है, इसकी कैपेसिटी 8 माइक्रोफेरेड बोल रहे हैं, है ना। मुझे एक जगह माइक्रो दिखा, एक जगह मिली दिखा, यहाँ भी माइक्रो होना चाहिए बच्चों, है ना। 8 माइक्रोफेरेड की इसकी कैपेसिटी है। मैं बोल रहा व्हाट विल बी कैपेसिटेंस इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, है ना। डिस्टेंस को अगर आधा कर दे एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। ठीक है, ये बोल रहा है डिस्टेंस को आधा कर दो, दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो d/2 कर दो, और यहाँ पे एक मीडियम फिल कर दो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। ठीक, हिंदी वाले भी समझ गए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इतनी है, दोनों के बीच की दूरी आधी कर दो और मीडियम पे फिल कर दो, तो नई धारिता क्या होगी, तो इसकी नई कैपेसिटी k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a/d हो जाएगी बच्चों। देखिए d की वैल्यू भी d/2 है, k की वैल्यू है 6 और एप्सिलॉन नॉट a/d की वैल्यू 8 माइक्रोफेरेड है और ये 2 है। ये हो जाएगा आपका 48 इंटू 2 दैट इज 96 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो 96 माइक्रोफेरेड विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10। A cylinder vessel is filled with water up to height h। सिलेंड्रिकल वेसल है जो h हाइट तक भरा हुआ है, कैपिटल H हाइट तक भरा हुआ है ना। A hole is poured in the wall at depth small h। यहां से डेप्थ स्मॉल h पर आकर एक होल बना दिया गया। The water for maximum range is equal to h, sorry, रेंज h is equal to, ठीक है, h की वैल्यू क्या हो कि यहां से जो पानी निकलेगा, है ना, पानी निकल रहा है तो ब्लू है पानी, पानी रेंज r होगी यहां से यहां तक। तो इस रेंज की वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए, है ना, ये जो रेंज है ये कैसी होना चाहिए बच्चों, मैक्सिमम। इस रेंज के मैक्सिमम होने के लिए h की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है। इस रेंज के मैक्सिमम होने के लिए h की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले बताओ यहां से जो पानी निकल रहा है उसकी स्पीड क्या होगी। उसकी स्पीड होगी √2gh, है ना। उसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, √2gh, तो ये हो जाएगा √2gh। अब इस पानी को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, क्योंकि हमें रेंज चाहिए। रेंज होती है u अंडर रूट
2h/g, है ना। रेंज क्या होती है बच्चों, u √2h/g। तो रेंज की वैल्यू u है आपका √2gh, और ये हो जाएगा 2। हाइट यहां से आता है, ये जो हाइट है ये h माइनस एच, तो ये हो जाएगा आपका h माइनस एच बाय जी। रूट जी से रूट जी कैंसिल कर देते हैं, √2 बन जाएगा आपका 4, और इस h का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका h माइनस एच स्क्वायर। रेंज की वैल्यू हो गई r, अगर स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 16 h माइनस एच स्क्वायर। अब ये आपको चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। ये अगर आपको चाहिए मैक्सिमम, तो इसे मैक्सिमम लाने के लिए अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट, है ना। डिफरेंशिएट करेंगे तो इस टर्म को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, डी बाय डी एच ऑफ एच एच माइनस डी बाय डी एच ऑफ एच स्क्वायर, है ना, इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा h और इसका हो जाएगा 2h इक्वल टू 0, तो 2h इक्वल टू h और h इक्वल टू h/2। इसका मतलब अगर ये होल जमीन से h/2 की हाइट पर या ऊपर से h/2 की हाइट पे किया जाए, तो यहां से निकलने वाला पानी मैक्सिमम डिस्टेंस दूर जाके गिरेगा, परास या रेंज उसे मैक्सिमम मिलेगी, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर h/2 हो जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। फाइंड वर्क इन इंक्रीजिंग पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर फ्रॉम V/3 टू V। कैपेसिटर है, इसका पोटेंशियल V/3 है, इसको हमें बढ़ा के V कर देना है, तो वर्क कितना, तो वर्क होगा बच्चों फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, है ना, हाफ कैपेसिटर C V फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ C V इनिशियल स्क्वायर, तो वर्क डन इक्वल टू हाफ C, ठीक। C तो हमें C दिया है, C की कोई वैल्यू नहीं है। फाइनल पोटेंशियल हो गया आपका V माइनस इनिशियल था V/3, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय 9, स्क्वायर कर दिया मैंने इसका, तो हाफ C 9V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर हो जाएगा 8V स्क्वायर बाय 9, ठीक। 2 से कैंसिल कर देंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 4/9 CV स्क्वायर, 4/9 CV स्क्वायर विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 क्या बोल रहा है, करंट थ्रू द कंडक्टर PQ, ये कंडक्टर PQ है, इसे चला रहे हैं, यहाँ एक क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, ठीक है, दिए गए चित्र में चालक में धारा। अच्छा बताओ बच्चों, यहाँ पे सब जगह क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस है, ये आगे बढ़ रहा है। जब ये आगे बढ़ेगा तो क्या क्रॉस बढ़ेंगे, और क्रॉस बढ़ेंगे तो इंड्यूस करंट आएगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ आएगा, करंट आएगा। करंट उस कॉस का अपोज करेगा जिसने उसे प्रोड्यूस किया है। तो क्रॉस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो क्रॉस क्रॉस का के प्रोड्यूस होने का या क्रॉस के बढ़ने का अपोज क्या होगा, डॉट बना के करेगा, और डॉट बनाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, डॉट बनाने के लिए घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें डायरेक्शन तो मिल गई Q2P, तो अब P2Q वाले दो ऑप्शन तो गलत हो गए, क्योंकि हमें डायरेक्शन पहले मिल गई, Q2P आने वाली है। अब मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, है ना। ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होगा आपका करंट, ईएमएफ को हम लिख सकते हैं BLV/R। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 2, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1, और किस स्पीड से चला रहे हैं इसको 2, डिवाइडेड बाय इस सर्किट का रेजिस्टेंस है 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये 2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 एम्पियर फ्रॉम Q2P, इसका सही आंसर होगा बच्चों 2 एम्पियर फ्रॉम Q2P, ठीक। 2 एम्पियर फ्रॉम Q2P सही जवाब होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। करंट इन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L इक्वल टू 2 मिली हेनरी, एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी है, ठीक है, इज डिक्रीज बाय 3 एम्पियर फ्रॉम इनिशियल वैल्यू ऑफ 5 एम्पियर इन 4 सेकेंड। मतलब करंट में जो चेंज दिया है di/dt, वो 3 एम्पियर का चेंज हुआ है 4 सेकेंड में। इंड्यूस ईएमएफ इन द इंडक्टर इज, है ना, तो ईएमएफ कितना इसमें इंड्यूस होगा ये पूछा है।
एक कुंडली है जिसका प्रेरकत्व इतना दिया हुआ है, प्रारंभिक धारा 5 एम्पियर है और 3 एम्पियर से मान 4 सेकंड में घट जाता है। 3 एम्पियर से 4 सेकंड में वैल्यू, तो 3 एम्पियर पर 4 सेकंड से वैल्यू खत्म हो रही है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो E इक्वल टू होता है बच्चों माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, है ना, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है करंट, तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव होगा तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2 मिली हेनरी और डी आई बाई डी टी की वैल्यू 3/4, ठीक, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5। 1.5 इसको फिर से मिली लिख दो, तो 1.5 मिली वोल्ट, सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है करंट इन एसी इज I1 sin ओमेगा टी एंड I2 cos ओमेगा टी। साइन और कॉस मतलब जो फेज डिफरेंस हो गया वो 90 डिग्री का, तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री, आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है। एसी परिपथ में इतनी इतनी धारा बह रही है, तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, तो पहले तो इसका टोटल निकालते हैं। I1 और I2 के बीच में फेज डिफरेंस है ना, पथांतर, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, फेज डिफरेंस को कलांतर, कलांतर जो है वो 90 डिग्री का है। तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमें, रिजल्टेंट मिलेगा अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos 90, cos 90 वाली टर्म जीरो, तो जो नेट मिलेगा हमें करंट वो मिलेगा अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, लेकिन ये तो पीक वैल्यू मिल गई। अब जो आरएमएस होता है, आरएमएस होता है वो आपका पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होता है, तो अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, रूट में ले लो, ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो करेक्ट हो जाएगा, यही सही जवाब होगा। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। चलो 15 को सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है अ वायर ऑफ लेंथ L इज हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट M। एक वायर है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट M है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, लेंथ L है तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है। इस बेंड टू फॉर्म अ सर्कल, ठीक है भैया, इसको सर्कल बना दिया वायर को, तो नॉर्थ और साउथ के बीच की जो इफेक्टिव लेंथ थी L, जीरो हो गया, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा M डैश, लेंथ तो जीरो हो चुकी है तो नया मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक, एक तार जिसकी लंबाई L है, चुंबकीय आघूर्ण है, वृत्ताकार आकृति प्रदान कर दी जाती है, नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, नया चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा बच्चों इसका जीरो। ठीक, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक, 16 पर आ जाते हैं। 16 क्या बोल रहा है हमें, ये बोल रहा है इन द फिगर द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट O इज, यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, इस वायर से ना चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो इस वायर से तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, इसके कारण मैं B1 बोल देता हूँ, तो B1 की वैल्यू होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई, एंगल कितना बन रहा है, सेंटर पे सेमी सर्कल है तो पाई, करंट की वैल्यू I और रेडियस है R। ठीक, और क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में आता है डॉट। ठीक, इस वायर से देखते हैं B2 बोल देते हैं इसको, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर आएगा, है ना, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर आ रहा होगा, बाहर आएगा मतलब ये भी डॉट है, तो B2 की वैल्यू होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई, इनफाइनाइट लेंथ और किसी एक एंड के पास इंटेंसिटी होती है I/R, तो ये आ जाएगा I/R। ठीक, तो अगर आप म्यू नॉट बाय 4 पाई और I/R कॉमन ले लो तो पाई प्लस 1 बच जाएगा। ठीक, इस तरह से ये सॉल्व कर रहा है, इसको इन्होंने लिखा है म्यू नॉट I/4R डॉट, और इसको लिखा है म्यू नॉट I/4 पाई R, तो म्यू नॉट I/4R प्लस म्यू नॉट I/4 पाई R, तो सी इसका सही जवाब होगा। क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, डॉट है, और ये भी बाहर आ रहा है, ये भी डॉट है, दोनों डॉट है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, इसलिए प्लस साइन वाला आंसर ये करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। द फाइनल इमेज ऑफ इमेज फॉर्म इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप विल बी, ठीक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो अंतिम प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना के देख लेते हैं कैसे काम करता है ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक, ऑब्जेक्टिव के सामने हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, इसकी एक मैग्नीफाइड इमेज बनवा लेते हैं। ठीक, इस तरह से, तो ऑब्जेक्टिव एक मैग्नीफाइंग इमेज हमें इस तरह से दे देता है डैश बिडेश। अब इस इमेज को, ठीक, अगले लेंस के लिए जिसे हम आई लेंस बोलते हैं या आईपीस भी बोलते हैं, इसके लिए ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ये इस तरह से हमें एक फाइनल इमेज देता है। ठीक, तो जो फाइनल इमेज है वो मैग्नीफाइड है, ये तो श्योर है। ठीक,
तो जो ऑप्शन है मैग्नीफाइड वाले, है ना, वो सही है। एक ऑप्शन डिमिनिश बोल रहा है तो ये वाला बाहर हो गया। फाइनल इमेज मैग्नीफाइड है तो सही है। अब इसे हमें देखना है जिस लेंस ने इसे बनाया है, इसने इरेक्ट ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज बनाई, इरेक्ट ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज बनी, इसका मतलब, या ऐसा बोल दो इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बनी, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज बनी, इसका मतलब ये वर्चुअल है। तो जो रियल बोल रहे हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो ये दो ऑप्शन और बाहर हो गए आपके, है ना, ये तो पहले से ही बाहर है। दो वर्चुअल बोल रहे हैं, ठीक। अब जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज है, इसका मतलब इरेक्ट भी सही होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें इन्वर्टेड गलत लिखा हुआ है, ठीक। हमेशा में कैसे देखना है, आई लेंस से। आई लेंस कैसे ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बना रहा है, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज बना रहा है, इसका मतलब है कि वो वर्चुअल है, ठीक। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जैसा ऑब्जेक्ट वैसी है, इसका मतलब इरेक्ट है और मैग्नीफाइड भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये क्या बोल रहा है हमें, 0.1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, वॉल्यूम गिवन है 0.1 मीटर क्यूब, लेकिन 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर है भैया। लो भाई साहब 80 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं। मिक्स्ड विथ वॉल्यूम ऑफ 0.3 मीटर क्यूब, इसको V2 बोल देता हूँ, इसको 0.3 मीटर क्यूब के साथ मिक्स करा, जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, तो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ठीक। 0.1 मीटर क्यूब के 80 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 0.3 मीटर क्यूब के 60 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी के साथ मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा। तो अंतिम तापमान निकालने के लिए एमएस डेल्टा टी लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमें मास की जरूरत है, लेकिन गिवन है वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास की वैल्यू हो जाएगी, वॉल्यूम है 0.1 और डेंसिटी पानी की होती है 1000, तो इसका मास हो जाएगा आपका 100 kg, ठीक है। और सिमिलरली M2 0.3 इंटू 1000 कर देते हैं, ठीक, तो इसका मास हो जाएगा आपका 300 kg। अब मिक्सचर का टेम्परेचर निकालने के लिए सभी की हीट का सम अपन जीरो रखते थे, dq प्लस dq1 प्लस q2 इक्वल टू जीरो। ms डेल्टा टी, तो मास कितना है फर्स्ट वाले का 100, स्पेसिफिक हीट हम ले लेते हैं, जो भी वैल्यू आएगी वो तो कैंसिल होना है, 4200 वाली ले लेता हूँ मैं। और डेल्टा टी, इसका जो डेल्टा टी आएगा, है ना, ये 80 पे था, तो 80 से टी पर आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 80 माइनस टी, ठीक है, 80 माइनस टी इक्वल टू उतनी हीट ये दे रहा होगा। मास हो गया 300, स्पेसिफिक हीट हो गई 4200, और इसका जो टेम्परेचर चेंज हुआ है 60 से टी हुआ है, मैं इक्वेट करके कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये वाला मेथड कर दिया, टी माइनस 60, क्योंकि टी इसके लिए बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू पूरी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ हमें मिलेगा 80 माइनस टी इक्वल टू 3t माइनस 180, ठीक। तो इस t को उधर ले जाते हैं, 180 को उधर ले आते हैं, तो 80 प्लस 180 इक्वल टू 4t हमें मिल जाएगा, है ना। तो ये मिल जाएगा आपको 260 इक्वल टू 4t, ठीक है। 4 से कैंसिल, 2 से कैंसिल कर देता हूँ मैं इसको, 130, और ये हो जाएगा आपका 2t, तो 65 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए 65 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी योर करेक्ट आंसर। 130 का हाफ कर दिया मैंने, है ना, 130 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 65, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। Two spheres of masses m, small m and capital M are situated in air and the gravitational force between them is F. एक स्मॉल m है और एक कैपिटल M है, इनके बीच में एयर है और एक दूसरे पर F फोर्स से अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। नाउ फिल्ड विद अ लिक्विड, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक लिक्विड फिल कर देते हैं जिसकी स्पेसिफिक डेंसिटी 3 है। अगर इसमें लिक्विड फिल कर दे जिसकी स्पेसिफिक डेंसिटी 3 है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका सही आंसर एफ ही हो जाएगा, ठीक। हिंदी वाले बच्चे भी समझ गए। पहले दो मासेस एयर में रखे हुए थे, एक दूसरे पर एफ फोर्स लगा रहे थे, फिर इसको हमने लिक्विड में डुबा दिया, पानी में डुबा दिया, तो अब ये कितना फोर्स लगाएंगे, तो भी एफ ही लगाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है ना, ये दोनों में असमानता है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। मेन वे 80 kg, ठीक है भाई साहब, मास केजी है, मतलब मास दिया हुआ है 80 kg। Stands on a weighing scale in a lift which is moving upward with a uniform acceleration of 5 meters square। एक
लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है आदमी, और ऐसी लिफ्ट जो ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है ना। तो व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द स्केल, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द स्केल, रीडिंग क्या होगी। तो बच्चों हिंदी वाले भी अच्छे समझ गए होंगे, लिफ्ट में आदमी खड़ा है, 80 किलो का है, 80 किलो उसका मास है, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, तो उसकी रीडिंग क्या होगी, वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी। तो अपवर्ड मूविंग लिफ्ट में रीडिंग होती है बच्चों एम जी प्लस है। जब भी लिफ्ट ऊपर जाती है वेट बढ़ जाता है, नीचे जाती है कम हो जाता है, ऊपर जाता है तो जी प्लस है। मास की वैल्यू 80, जी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 5, हो जाएगा आपका 80 इंटू 15, ठीक है। तो 15 8 120, 1200 न्यूटन का आंसर होना चाहिए, 1200 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, ठीक। 21 हमें बोल रहा है द इक्वेशन फॉर द पोजीशन ऑफ द ट्रेन स्टार्टिंग एट x इक्वल टू 0 मीटर इज गिवन बाय, ठीक है। एक इक्वेशन गिवन है, ये t इज इट, t टाइम है, डायमेंशंस ऑफ b, b की डायमेंशन क्या होगी। एक इक्वेशन गिवन है जिसमें b की विमाएं पूछी गई है। चलो भैया क्या इक्वेशन है, ये रही इक्वेशन। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों टर्म ऐड होके x मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों टर्म भी x ही होगी, क्योंकि x में x ऐड करेंगे तभी x मिलेगा। इसका मतलब बी टी क्यूब की डायमेंशन x के बराबर होनी चाहिए, तो इसकी डायमेंशन तो जाएगी टी क्यूब और x की डायमेंशन हो जाएगी l, ये हो जाएगा l बाय टी क्यूब, ये हो जाएगा l टी टू दी पावर माइनस c। तो इस तरह से b की डायमेंशन मिल जाएगी हमें l टी टू दी पावर माइनस c, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 क्या बोल रहा है, द वर्क डन बाय अ फोर्स, अच्छा एक वेरिएबल फोर्स गिवन है, डिस्प्लेस अ पार्टिकल फ्रॉम 4 टू -2। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है, एक वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है, वर्क पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क हमने पढ़ा है बच्चों, डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, है ना। तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका, फोर्स की वैल्यू -6 कितनी है, -6 एक्स क्यूब डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 4 से -2 तक, तो 4 से लेकर -2 तक। तो वर्क की वैल्यू हो जाएगी -6 को तो हम कर देते हैं बाहर, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे x टू दी पावर 4/4, यह आ जाएगा 4 से लेकर -2 तक, तो 2 से कैंसिल करें तो यह आ जाएगा -3/2, यहाँ आ जाएगा -2 टू दी पावर 4 और -4 टू दी पावर 4, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसे सॉल्व करते हो, है ना, तो 360 जूल है ना, इसे कैलकुलेट कर लो, थोड़ा थोड़ा सा और कर देता हूँ, है ना। ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा आपका 256, ठीक। इसे सॉल्व करके आपका 360 जूल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 23। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। चार्ज पार्टिकल है 6 सेंटीमीटर है, मीटर है, 6 सेंटीमीटर है ना, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर इस रेडियस में घूम रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, अंडर द एक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है एट राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, मतलब फील्ड के परपेंडिकुलर घूम रहा है, परपेंडिकुलर होता भी सर्कुलर पाथ मिलता है हमें। तो चार्ज टू मास रेशो मतलब Q बाय एम, चार्ज टू मास रेशो पूछ रहा है, Q बाय एम पूछ रहा है हमसे। हिंदी में भी एक बार समझ लेते हैं, एक आवेशित कण है इतने मैग्नेटिक फील्ड में 6 सेंटीमीटर की रेडियस में इस वेलोसिटी से घूम रहा है, तो कण के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात होगा। अच्छा अगर ये घूम रहा है तो रेडियस को लिख सकते हैं क्या बच्चों, mv अपॉन क्यूबी, क्योंकि Q बाय एम पूछ रहा है तो मैं इसमें Q बाय एम की वैल्यू लिख देता हूँ V बाय आर बी, है ना। और वेलोसिटी गिवन है इसकी 3 इंटू 10 टू द पावर 6, रेडियस गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। 2 इंटू 10 टू द पावर -4, इसको कैंसिल करते हैं 2, ये आ जाएगा 1/4 इंटू, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 12, है ना, 6 प्लस 6 ये 12 हो जाएगा, 1/4 है ना, 0.25 मतलब 2.5 इंटू 10 टू द पावर 11, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ये हो गया आपका 0.25 इंटू 10 टू द 12, एक 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 टू द पावर 11, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24।
24 क्या बोल रहा है, टू कैपेसिटर C1 एंड C2, एक C1 है एक C2 है और C2 की वैल्यू 2C1 के इक्वल, connected in a circuit with a switch between them as shown in the figure. Initially the switch is open, C1 holds charge Q, इस पे चार्ज Q है ऐसा बोल रहा है, ठीक है. The switch is closed at steady state, the charge on कैपेसिटर विल बी. तो इस पे चार्ज कितना होगा स्टेडी स्टेट में. तो अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले हम टोटल चार्ज की बात कर लेते हैं सिस्टम पर. तो टोटल चार्ज क्यू है. स्विच क्लोज करने के बाद जब स्टेडी स्टेट आएगी तो दोनों पैरेलल में होंगे, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा. लेकिन अगर इस पे चार्ज स्टेडी स्टेट में Q1 और इस पे Q2 हो गया है तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू वही आनी चाहिए जो पहले थी, क्योंकि टोटल चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक आइसोलेट सिस्टम है, किसी और से कनेक्टेड नहीं है, टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा. फाइनल स्टेडी स्टेट तब आएगी जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. तो अगर मैं पहले वाले का पोटेंशियल V1 और दूसरे का V2 बोलूं, दोनों इक्वल हो जानी चाहिए स्टेडी स्टेट. अब कैपेसिटी होती है बच्चों C इक्वल टू Q बाई V, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C. तो बाद में इस पे चार्ज Q1 हो चुका है और उसकी कैपेसिटी C1 है, और बाद में इस पे चार्ज Q2 हो चुका है और उसकी कैपेसिटी 2C1 है. तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि जो Q2 होगा वो 2Q1 के इक्वल हो जाएगा, मतलब इस पे जो चार्ज होगा वो इसका डबल होगा स्टेडी स्टेट में. अब अगर मैं ये वैल्यूज यहां पर पुट कर दूं, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू 2Q1, टोटल चार्ज तो इतना ही होना चाहिए, तो ये हमें मिला 3Q1, तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी Q बाई 3. Q1 की वैल्यू मतलब जिसे हमने बोला था Q बाई 3, और टोटल Q है तो ये हो जाएगा आपका 2Q बाई 3, है ना, 1/3 और 2/3, तो Q बाई 3 एंड 2Q बाई 3 ये आपका सही जवाब हो जाएगा. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, है ना. ये बोल रहा है इन द सर्किट शोन C equal to 6 microfarad, the charge stored in the capacitor of capacity C is. इसमें चार्ज पूछ रहा है. यहाँ तो 0 है, यहाँ 10 ले लेते हैं, और ये 0 है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो है इन दोनों के बीच में, और दोनों सीरीज में है. तो पहले इसका C इक्विवेलेंट ले लेते हैं. C इक्विवेलेंट के लिए सीरीज में होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो हो जाएगा C इंटू 2C बाय C प्लस 2C, दैट इज 3C. तो 2C बाय 3, ये तो आ गया इसका इक्विवेलेंट. ठीक, अब C इक्वल टू Q बाय V से चार्ज कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा CV. इक्विवेलेंट की वैल्यू है 2C बाय 3 और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में 10 है. ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 20 बाय 3 इंटू C, और C की कुछ वैल्यू में गिवन है 6 माइक्रोफेरेड. तो 6 माइक्रोफेरेड अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 40 माइक्रो कूलम, क्योंकि ये चार्ज है ना, कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल, है ना, जिससे बन जाएगा कूलम. तो 40 माइक्रो कूलम, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो चार्ज इस पे पूछा या इस पे, चार्ज तो दोनों पे सेम ही होगा, तो 40 माइक्रो कूलम आ रहा है तो दोनों पर 40 माइक्रो कूलम ही होगा, C1 पे हो या C2 पर. ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों, 25 हो गए. ठीक, अब आगे की बागडोर हमारे मनीष सर संभालेंगे, और बुलाते हैं अपन मनीष सर को. ठीक है, मनीष सर हमारे साथ में ही है. ठीक, तो मैं अब आगे का जो कार्यभार है वो मनीष सर को देता हूँ. ठीक, तो मनीष सर ये रहा आपके पास माइक. ठीक है, थैंक यू सो मच सर. अब बच्चों को आगे बिल्कुल बताइए. चलो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में. चलिए भैया, तो अब शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26 से. तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है बेटे, द वैल्यू ऑफ द करेंट थ्रू द 20 ओम रजिस्टर, मतलब जो यहाँ पे 20 ओम, मतलब इस वाले से हमारी कितनी करंट जाएगी ये निकालना है. तो देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे इजी तरीका यहाँ पे अपन देख लेते हैं. एक रजिस्टेंस ऐसा है, ठीक, और यहाँ पे ये 20, और ये कितना है आपका, ये 6, एक इस तरह से, तो ये 6, और ये दे रखा है आपका 10, और ये भी दे रखा है आपका 10. ठीक, और यहां से बेटो इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया, और ये जो कितना आएगा आपका 10, और यहाँ पे ये 5, और ये जो आपका यहाँ पे 10. ठीक, अब देखो अगर मैं इसको एक सेल मान लूं, इसको दूसरा सेल मान लूं, और इसको तीसरा सेल मान लूं, और इन तीनों को लगा के यहाँ पे एक ही सेल यहाँ पे कर दो. देखो यहाँ पे 2 10 वाले ज्यादा है, तो अपन इनको ई इक्विवेलेंट ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं आर इक्विवेलेंट, और इससे जो जुड़ा हुआ है ये कितना जुड़ा है बेटो, ये मान लेते हैं 10. ये इसको मैं अलग कर दी इस ब्रांच को. अब देखो अपन क्या पढ़े हैं कि जो अगर पैरेलल में कुछ जुड़ता है तो उसमें कैसे निकालते हैं अपन, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3. तो देखो जरा कितना सिंपल हो गया ये. अब
ये 10, अब मैंने यहाँ पे देखो सब में करंट यहाँ पे मैंने ऊपर फ्लो कर दी बस। तो अब देखिए भैया, तो ये E1/R1 तो कितना हो गया 10/5 प्लस ये देखो यहाँ पे ये अपोजिट में बेटे, तो यहाँ पे आगे क्या ले लेंगे अपन, माइनस ले लेंगे, लेकिन उससे पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये आ गया आपका 10/10, ये 10/5 और ये 10/10, और ये जो है इसे लिखते हैं -6/20, ऐसा लिख लिया अपन ने। ठीक, इसे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि दोनों में, इन दोनों में देखो ऊपर जा रही करंट और इसमें कहां जा रही है, नीचे, तो ये अपोजिट पोलैरिटी में है। और यहां से E इक्विवेलेंट अपन निकल जाएगा डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे बेटे, तीनों का यहाँ पे ये और ये, तो देखो 10, 20 और 5, अगर इनका अपन 1/R इक्विवेलेंट निकाले तो कितना हो गया 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/5। क्या एलसीएम ले लें यहां से 20, 2 प्लस 1 प्लस 4, तो 1/R इक्विवेलेंट, तो यहां से R इक्विवेलेंट आ गया आपका यहाँ पे 20/7। तो बस यहाँ पे रख देते हैं 20/7, तो इसको उधर पहुंचाए तो E इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा आपका, ये तो आ जाएगा आपका, यहां भी अपन चाहे तो 20/7 को उधर ले जाए, और यहां भी देखो आपने 20 एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो गया 4, तो ये हो गया आपका 40 प्लस 20 माइनस 6, 20 से 20 अपना कैंसिल आउट, देखो E इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटो, ये हो गया आपका 60 माइनस 6, 60 माइनस 6 कितना होता है 54, तो 54/7। तो देखो ये अपना जो E इक्विवेलेंट आ गया, तो भैया देखो 54/7 तो ये आ गया, और साथ में ये कितना आ गया आपका 20/7, समझ में आ गया। अब देखो यहां से अगर मैं इसमें करंट निकालूं तो करंट निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटो, यहां से अगर करंट निकाले तो अपन के कितना हो जाएगा अपना ये 54/7, आपने पढ़ा होगा I इक्वल होता है V/R, तो V तो ये, और R कितना हो गया आपका 20/7 प्लस 10, ये दोनों सीरीज में है, तो 10 प्लस 20/7, तो 70, ये 90/7, 90/7, 7 से 7 कैंसिल, तो 54/90, तो देखो 9 से चला जाएगा, 9 6 जा 10, तो यहाँ पे I इक्वल टू कितना हो गया 0.6। आई मेरी बात समझ में, तो हम यहां से इजीली निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर कहीं पे है क्या 0.6, दिस वन इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब आप चाहे तो अब यहाँ पे किसी में भी करंट निकाल सकते हो, इसमें भी करंट निकाल सकते हो, इसमें भी निकाल सकते हो, इसमें भी निकाल सकते हो, क्योंकि जो इसका पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा। ठीक है, इसमें भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे इस ब्रांच में पूछा होता तो अपन देखो कितना 10 जा रहा है, इसमें 0.6, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया 6 वोल्ट। तो अच्छा, इसमें भी अगर मुझे करंट निकालना है तो कितना हो गया 6, और ये देखो यहाँ पे 6 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा 6 और 6 12 डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये 20, तो इसमें भी 0.6 एम्पियर करंट जाएगी। ठीक है, तो हम हर ब्रांच की निकाल सकते हैं यहां से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम बोल रहा है यहाँ पे a metal of the cube of the side of the 5 centimeter has the charge of 6 microcoulomb, then the charge density। तो अब देखो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटे, चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर मैं बात करूं एक क्यूब की, तो क्यूब का जो एरिया होता है हमारा, इसमें 6 साइड 6 फेसेस होते हैं, तो कितना हो गया ये 6a², तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन 6a²। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये तो क्या दे रखा है 6 माइक्रोकूलम आपका इंटू 6। अब देखो जो साइड दे रखी 5 दे रखी 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 इसका होल स्क्वायर, तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट कर देते हैं अपन, तो यहाँ पे 10 टू दी पावर -6, ये कितना हो गया 25 इंटू 10 टू दी पावर -4। इसको ऊपर ले जाए अपन, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -4 गया, तो 4 ऊपर जाके बेटे 25 इंटू 10 टू दी पावर -6, तो 10 टू पावर इसको क्या अपन 100 इंटू 10 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका 400 माइक्रोकूलम। या इसको और आगे हम बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे, चाहे तो 10 माइक्रोकूलम को अपन यहाँ पे अगर या तो कूलम पर मीटर स्क्वायर में निकाल लो, तब देखो 10 टू पावर यहाँ पे प्लस और प्लस दे रखा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो अपना क्या आ जाएगा 400, मतलब कौन सा ये वाला करेक्ट आंसर, 4 इंटू 10 टू पावर 2 लिख सकते हैं 400 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम दे रखा है कि यहाँ पे हमारा 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास एम गो अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्स्ट्रा म्यूचुअल ग्रेविटेशन। तो हमें स्पीड निकालना है। तो देखो कुछ नहीं है, ये मान लो अपन ने ऐसे आर रेडियस पे 2 पार्टिकल ऐसे यहाँ पे वो कर रहे हैं भैया म्यूचुअल ग्रेविटेशन की वजह से। अब देखो यार यहाँ पे इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही इनको सर्कुलर मोशन करा रहा है, क्योंकि इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स।
या जिसे अभिकेंद्री बल भी, और यहाँ पे अपकेंद्री जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं वो लगेगा यहाँ पे mv²/r। बस दोनों को बराबर कर देंगे तो कितना फोर्स लगता है बेटे, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला याद है आपको, G m1 m2, तो यहाँ पे दोनों मासेस सेम है, और रेडियस r एंड r, 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटो, 4r² इज इक्वल टू mv²/r। तो r से r कैंसिल, m से m कैंसिल, तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा आपका √gm/4r। ऐसा कहीं पे ऑप्शन में है, यस, तो दिस इज द करेक्ट वन। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अगला प्रॉब्लम दे रखा है, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है यार। तो अगर मैं बात करूं तो कैसे निकालते हैं, हमें निकालना है यहाँ पे कि S इज द स्ट्रेस इन द Y, द यंग्स मॉडुलस, देन द मटेरियल ऑफ द वायर, द एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो हम लोग यहाँ से आपने पढ़ा होगा, इसे हम यहाँ पे डेंसिटी बोल सकते हैं, मतलब ये एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इसको बोलते हैं हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है कि Y जो है वो तो यंग्स मॉडुलस दे रखा है, और साथ में हमें यहाँ पे S जो स्ट्रेस के फॉर्म में निकालना है। तो एक काम करते हैं, अपन स्ट्रेस से स्क्वायर कर देते हैं और स्ट्रेस से ही यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 1/2 स्ट्रेस को इसने S दे रखा है, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को ही क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, तो नीचे अपन ने Y ले लिया 1/y। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अगर Y होता है तो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस 1/y हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा आंसर है, यस, तो बी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये बोल रहा है 50 ग्राम ऑफ कॉपर इज हीटेड टू द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ द हीट गिवन टू द 10 ग्राम ऑफ द वाटर, देन टेम्परेचर राइज विल बी। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा है, ये दे रखा आपने को 420 जूल, तो हम निकाल सकते हैं जैसे डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, ms डेल्टा टी। अब देखो कॉपर का अपन यहां से निकाल सकते हैं डायरेक्ट कैसे, कॉपर का दे रखा है हमारा 50 ग्राम, ठीक, तो हम चाहे कैलोरी में निकाल लेते, सबसे अच्छा काम तो ये है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो दे रखी है अपने को, जूल को अपन यहाँ पे कैलोरी में कर सकते हैं। तो ये मास कितना दे रखा है 50, और आपको पता है 4.2 जूल जो है वो आपका इक्वल टू कितना होता है भैया, 1 कैलोरी। तो यहाँ पे अगर मैं जूल पर किलोग्राम को चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 4.2, और यहाँ पे 10⁻³ से डिवाइड करें तो ये 0.1 के समथिंग आ जाएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये कितना आ गया आपका बेटो 50 कैलोरी। ठीक, क्योंकि आपने पता है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है इसके लिए, और इसी को अगर हम बात करें तो 4200 लिखते हैं अपन, अगर हम इसको जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में लिखे तो अपन तो इसका 10, अगर इसका 1 होता है 1 का 10 टाइम्स तो यहाँ पे 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं सेम हीट किसको दी मैंने, वाटर को, तो वाटर को अपने सेम हीट, तो उसके लिए भी सेम फार्मूला ms डेल्टा टी। तो अब देखो वाटर को अगर हमने सेम हीट दी तो ये क्या हो गया 50। अब यहाँ पे वाटर का मास कितना दे रखा है हमारा, यहाँ पे 10 ग्राम, तो यहाँ पे 10 रख देते, वाटर का एस कितना दे रखा है 1, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो आपका डेल्टा टी जो आएगा वो आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो द राइट करेक्ट आंसर इज ए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्यों, अगला प्रॉब्लम जो दे रखा है यहाँ पे 31, हाउ लॉन्ग आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हार्मोनिकली, ठीक है, oscillating particle equal to 1/2 of the amplitude if period is 12 second and particle start from the rest। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि कितने समय पश्चात सरल आवर्त गति करे कर का विस्थापन आयाम का आधा हो जाएगा यदि आवर्तकाल कितना है 12 है, तथा कण विरामावस्था में इनिशियली। तो देखो अगर कोई कण अपना इनिशियली विरामावस्था में है तो वो कहां पे, एक्सट्रीम पे होगा, ठीक, और यहाँ पे a/2। तो अब देखो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, कि अगर ये 12 सेकंड, तो अगर ये यहां से पार्टिकल मान लो इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है 3 सेकंड। तो अगर मैं यहां से यहां तक का टाइम जो है अपने को क्या बोल रहा है कि जब एम्पलीट्यूड जो है आधा, मतलब यहाँ पे इसका जो विस्थापन है वो एम्पलीट्यूड का आधा हो जाए, तो हम क्या पढ़े हैं यहाँ पे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं x इक्वल टू a sin ओमेगा टी। ठीक, तो यहां से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो अब देखो समझना मेरी बात, मैं अभी स्टार्ट में यहां से कर रहा हूं, तो मैं यहां तक का टाइम निकाल लूंगा, 3 में से उसको माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, x कितना हो गया a/2 a sin ओमेगा टी से क्या 2π/t लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां से a से a कैंसिल। अब 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/6,
2 पाई बाई टी, टी की जगह कितना दे रखा है इसने बेटे 12 सेकंड, तो यहाँ पे 12, तो टी कितना हो गया, पाई से पाई कैंसिल, और ये हो गया 6 1 जा 6 2 जा, तो यहाँ पे टी 1, तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 सेकंड। अब 1 सेकंड आ गया भैया यहाँ से यहाँ तक, तो अब देखो अगर ये टोटल 3 सेकंड है, ये 1 सेकंड आया तो ये कितना आ जाएगा आपका, हमें तो पार्टिकल, क्योंकि हमारा पार्टिकल सही मायने में तो इधर मोशन कर रहा है, लेकिन ये टोटल 3 सेकंड है तो मैंने ये टाइम निकाल लिया, तो ये टोटल 3 में से 1 माइनस कर दूंगा तो ये 2 सेकंड, तो इसका राइट आंसर आना चाहिए बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है यहाँ पे मैकेनिकल साउंड वेव्स इन द गैसेज हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होती है, यहाँ पे तो सोचना ही नहीं है। ठीक, साउंड वेव्स जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो यार यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि इन्होंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल शेप्ड जो है प्रिज्म लिया है, तो यहाँ पे किस कंडीशन में जो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए ना, फॉलोइंग इज द ट्रू। तो अब देखो यहाँ पे बोल रहा है ये PQ हॉरिजॉन्टल हो, ठीक, RS हॉरिजॉन्टल हो, PQ हॉरिजॉन्टल हो, जो भी है, और यहाँ पे इधर QR हॉरिजॉन्टल हो एंड अदर दोनों हॉरिजॉन्टल हो। अब समझना मेरी बात को, एक्चुअली अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे सीधी बात तो ये है कि यहाँ पे जितना एंगल अगर मिनिमम डेविएशन के लिए तो ये R है, तो ये भी क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। आपने कंडीशन पढ़ी है R1 इज इक्वल टू R2। तो यार एक बात बताओ, अगर ये वाला पैरेलल नहीं होगा तो ये दोनों सेम कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो फिर ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, तो कौन सा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, QR। तो क्या आंसर है इसका, QR। ठीक, चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्यों। अगला प्रॉब्लम क्या दे रखा है, इफ अ होलो स्फीयर इज मेड ऑफ द ऑसिलेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्स, ठीक है, पासेस थ्रू द रिम, देन डिटरमाइन द पीरियड। ठीक है, देखो जरा ये भी सिंपल है, आपने एक होलो स्फीयर ले लिया, उसे उसकी रिम से मतलब यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो देखो हमने क्या पढ़ा है टाइम पीरियड, अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊं तो ये 2 पाई रूट आवर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय mg एल इफेक्टिव। ये जो एल इफेक्टिव होता है ये इसके सेंटर ऑफ मास और फिक्स पॉइंट के बीच का सेपरेशन होता है, तो ये कितना दे रखा है बेटो, आर दे रखा है। तो अब देखो अपन यहां से निकाल लेते हैं डायरेक्ट। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं बात करूं तो ये होलो स्फीयर का जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है 2/3 mr स्क्वायर, लेकिन अगर मैं बात करूं इसका कि हमने भैया एक्सिस को यहाँ पे इसके रिम पे है, ये रिम इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे ओसिलेट कर रहा है, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो कितना शिफ्ट कर दिया अपन ने आर, तो आपको पता ही है 2/3 mr स्क्वायर, आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी होगी, प्लस m इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे r के बराबर, तो mr स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 5/3 mr स्क्वायर। ठीक, बस वैल्यू रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका t इज इक्वल टू 2 पाई रूट आवर, कितना आ गया यहाँ पे आपको बेटो 5/3 mr स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय mg, एल इफेक्टिव कितना है r, तो यहां से m कैंसिल, r से r कैंसिल, तो आपका जो 2 पाई रूट आवर 5r/3g, ये आंसर आना चाहिए। ठीक, तो कहीं पर है 5r/3g, यस, दिस वन इज करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये भी सिंपल सवाल था, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए जरा, तो अगला प्रॉब्लम बोल रहा है यहाँ पे a small body is a mass 0.1 execute SHM, the amplitude of 1, period is 0.2, then maximum force acting on। देखो यार कुछ नहीं, अगर आपको F इक्वल टू जो होता है वो होता है m इंटू ए, और SHM की कंडीशन में आपको पता है ये a को अपन ओमेगा स्क्वायर x लिखते हैं, और अगर मैं बात करूं इसके मैक्सिमम की तो यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर x जो होगा वो a के बराबर होगा एम्पलीट्यूड, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो देख लेते हैं m मैक्स, यहाँ पे m कितना दे रखा है 0.1, वैल्यू पुट कर देते हैं। अब अपने को ओमेगा नहीं दे रखा, टाइम पीरियड दे रखा है 0.2, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो यहाँ पे ओमेगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये आ गया आपका 10 पाई। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो 10 का कितना हो जाएगा 100 पाई स्क्वायर इंटू, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है बेटो इसने, एम्पलीट्यूड हमारा दे रखा है एम्पलीट्यूड ऑफ 1 मीटर, तो ये 1, तो ये आ जाएगा आपका 10 पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8596, तो यहां से इसकी जब अपन बात करेंगे तो ये हो जाएगा 98.596, तो यहाँ पे कोई ऐसा कभी ऑप्शन है तो वही करेक्ट है। ठीक, तो कौन सा आंसर है इसका,
98.596। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये बोल रहा है एक्सरे ऑफ द फोटोन इज एमिटेड। देखो एक्सरे जो, अगर हम बात सॉरी गामा रेज जो है फोटोन की जब एमिटेड होती है तो गामा कब होती है? जब भी कोई न्यूक्लियस अपनी वापस रीएक्साइटेशन स्टेट, मतलब वो वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है, तब यहाँ पे गामा रे। तो यहाँ पे देखो कोई ऐसा ऑप्शन है पहला, आफ्टर आयनाइजेशन नो, ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ द न्यूट्रॉन इनटू द प्रोटॉन द न्यूक्लियस नहीं, आफ्टर डी एक्साइटेशन ऑफ द न्यूक्लियस यस, जब अपना जो नाभिक है वो अपने पुनः मूल अवस्था में आने के बाद। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है टू चार्ज पार्टिकल एम एंड एन प्रोजेक्टेड द वेलोसिटी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एम एंड एन। तो देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लो इस पार्टिकल को हमने इधर यहाँ पे वो किया, तो हम राइट हैंड रूल कैसे निकालते हैं कि हम राइट हैंड रूल से वेलोसिटी की ओर उंगलियां रखते हैं और उन्हें टर्न करते हैं बी की ओर। तो बी अंदर की ओर, तो थंब कहाँ है? ऊपर की ओर जा रहा है, तो पॉजिटिव को ऊपर की ओर फोर्स लगेगा और अगर नेगेटिव होता तो नीचे। तो दोनों ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है। तो देखो पहले एन इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, ठीक है, और दूसरा क्या है? ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब देखो यहाँ पे क्या, रेडियस दोनों की अलग अलग है, एक की ज्यादा है और एक की कम है। तो यहाँ पे अब ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी नहीं हो सकता और ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आपका जो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे? प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ आर द पॉजिटिव। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि एक आइडियल गैस है जिसमें अपन ने यहाँ पे इस तरह से 3 प्रोसेस से गुजारते हैं और इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज करते हैं। तो अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इसका एरिया बहुत ज्यादा है, फिर उससे कम 2 का है और लास्ट में इससे कम 1 का है। तो इसका आंसर कौन सा आना चाहिए? ये वाला 3 का सबसे ज्यादा, फिर 2 एंड फिर 1। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया था, बस आपको अलग तरीके से दिया था। देखो सपोज किया यहाँ पे अपन 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1 ले लेते हैं। तो अगर मान लो मैं इसको 0 रखता हूं तो ये भी 0, यहाँ भी 0 पहुंचा, और इसको भी 0 रखेंगे तो ये भी 0 और यहाँ भी 0। 0 0 का मल्टीप्लाई करके 0 करना चाहिए, लेकिन ये नेंड है तो ये क्या कर देगा? 1। तो यहाँ भी 1 पहुंचा, यहाँ 1 पहुंचा। 1 0 मल्टीप्लाई करके 0 करता, लेकिन यहाँ पे नोट मतलब ये नेंड है तो यहाँ पे ये कर देगा 1। 1 0 का मल्टीप्लाई करके ये भी 0 करता, लेकिन ये कर देगा 1। 1 1 का मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आएगा 0, तो इसका 0। ऐसे अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक को यहाँ पे 1 कर देता हूं और एक को 0। तो मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है। अब मैंने एक को 1 रखा, तो 1 रखा तो यहाँ पे भी आपका जो 1 पहुंचा और यहाँ पे 1। तो ये 1 1 0 का मल्टीप्लाई करके 0 करता, लेकिन यहाँ पे क्या भेजेगा? 1। तो ये भी 1 और ये 1। अब देखो 1 1 का मल्टीप्लाई करके 1 करता, लेकिन ये क्या भेजेगा? 0। 1 0 को मल्टीप्लाई करके ये 0 करता, लेकिन यहाँ पे क्या भेजेगा? 1 1 0 का मल्टीप्लाई करके 0 आता है, लेकिन ये कहाँ भेजेगा? 1। तो यहाँ पे आएगा 1। अच्छा, सिमेट्री बन रही है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो 0 1 का भी क्या आएगा? अब सिर्फ लास्ट बचा 1 1। तो अब देखो इसको 1 करेंगे तो ये भी 1। 1 1 का मल्टीप्लाई करके 1 आता है, लेकिन ये क्या भेजेगा? 0। तो ये भी 0 एंड ये भी 0 और यहाँ पे ये 1। अब देखो 1 0 का मल्टीप्लाई करके 0 आता है, लेकिन ये क्या भेजेगा? 1। 1 0 का मल्टीप्लाई करके 0 आता है, लेकिन ये भी 1। 1 1 का अगर मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, लेकिन ये भेजेगा 0, तो 0। तो यार ये जो गेट है ये सबको पता है कौन सा है, जो सिमिलरिटी का अपोज, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सिमिलरिटी का अगर जो अपोज करता है उसे बोलते हैं एक्सोर गेट। तो यहाँ पे एक्सोर गेट ही कहेगा यहीं पे, तो इसका आंसर है सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम दे रखा है यहाँ पे कि दो आपको सिस्टम दे रखा है 6m एंड 2m, तो आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो सिंपल सा सवाल है, सबसे पहले तो इसका एक्सेलरेशन निकालें अपन। तो आपको पता ही है कैसे निकालेंगे, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2g। तो यहाँ पे देखो ये 6m और ये 2m है, तो 6m माइनस 2m अपॉन 6m प्लस 2m, ये कितना हो जाएगा? 8m जी। तो ये हो जाएगा आपका 4m बाई 8m, तो ये तो g बाई 2। अब देखो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही g बाई 2 आता है फटाक से ये टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इसने किसका? सेंटर ऑफ मास का पूछा है। तो आप अगर मैं ACM सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो ये कितना होता है? समीशन ऑफ MI डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ MI। अब देखो यार ये नीचे जा रहा है और ये कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो हम निकाल सकते हैं। तो ACM, तो यहाँ पे देखो 2m कहां जा रहा है? ऊपर, कितने से? g बाई 2 से, प्लस 6m कहां जा रहा है? नीचे, मतलब माइनस कितने से? g बाई 2 से, होल डिवाइड समीशन ऑफ मास 2m और 6m मिलके ये कितना हो जाएगा? 8m। तो यहाँ पे ACM कितना हो गया बेटो? m से m कैंसिल, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, तो mg में से माइनस 3mg गया, तो इट इज माइनस 2mg डिवाइडेड बाई 8m, m से m, तो ये आपका आ गया 2 1 जा 2 4 जा, तो माइनस g बाई
4 माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कहां जा रहा है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे g/4 है क्या कहीं पे, यस, तो ये g/4 और ये कहां जाएगा, डाउनवर्ड, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। ठीक, चलिए अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम दे रखा है यहाँ पे, दो पार्ट डिफरेंसेस ऑफ द टू वेव्स। अच्छा, पार्ट डिफरेंस निकालना है, तो सिंपल सा सवाल देखो, यहाँ पे समझना मेरी बात को। एक आपको cos दे रखा है और इसमें दे रखा है साइन, तो मैं इसको भी क्या साइन में चेंज कर लूं, तो y2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, a2 cos की जगह मैं साइन लिख दिया हूं, ओमेगा माइनस 2 पाई x अपॉन लेमडा प्लस 5 प्लस पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 प्लस थीटा जो होता है वो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा वो कोस थीटा होता है, तो चाहे हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, इसमें ओमेगा टी माइनस ये है और इसमें भी ये तो है ही, साथ में ये भी, तो इसका अगर मैं फेस डिफरेंस निकालूं तो कितना आ जाएगा, इसमें से जब अपन इस वाले को घटाएं तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा है यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस 5, इसके एंगल में से इसका एंगल बस माइनस करना है। ठीक, तो ये बचा। अब अच्छा, इसको हम फेस डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में क्या रिलेशन है, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर मुझे डेल्टा एक्स निकालना है तो कितना, लेमडा को ऊपर ले जाते हैं, 2 पाई को नीचे, तो ये आ जाएगा डेल्टा फाई। तो निकाल देते हैं यहाँ पे, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई, और डेल्टा फाई की वैल्यू यहां से रख देते हैं पाई बाई 2 प्लस 5। तो देखो जरा, ऐसा कहीं पे अगर आंसर है तो वही करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें दे रखा है वेवलेंथ लेमडा मैक्स, ये दे रखी है वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ द बामर सीरीज। तो देखो सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, लाइमन बामर, तो बामर के लिए n इक्वल टू 2 होता है, ठीक, बामर के लिए, और इस सेकंड लाइन मतलब यहाँ पे n इक्वल टू 4 से जंप करिए, तो हम क्या पढ़े हैं, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो देखो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर, जेड यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 1 बाई यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना हो गया बेटे, 1 बाई लेमडा आर, 16 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो 60 में आएगा, तो यहाँ पे 4, 4 माइनस 1 3। तो अब लेमडा को ऊपर और इसको इधर भेज देते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 16 ऊपर आ गया 16 अपॉन 3। कहीं पे ऐसा ऑप्शन है, यस, दिस वन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 बड़ा ही सिंपल सा है, देखो समझना मेरी बात को। यहां पे ये ऊपर दे रखा है 1, ये दे रखा है 0 0 1 1 0 0, ये 1 0 1 0 1 0 1। अब देखो यहां पे समझना, ये जब मैंने 1 1 रखा तो क्या आया, 0, 1 1 रखा तो क्या आया, 0 0 0 रखा, ठीक, 0 0 रखा तो क्या आया, 1, 0 1 रखा तो भी क्या आया, 1, 1 0 रखा तो भी क्या आया, 1, 1 1 रखा तो क्या आया, 0, 0 0 रखा तो 1। ठीक, अब यहाँ पे अब देखो, आप चाहे तो आप इससे मिला सकते हो, 1 1 रखने पे क्या आ रहा है, 0, 1 0 रखने पे भी क्या आ रहा है, 1, 0 1 भी रखने पे क्या आ रहा है, 1, और 0 0 रखने पे भी क्या आ रहा है, 1। तो कौन सा गेट हो सकता है, इसको उल्टा करके देखें अपन, तो यार यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 0 0 आता है, तो एंड में ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, लेकिन ये बनाता है, तो ये कौन सा गेट है, उसका उल्टा है, तो नेंड गेट होना चाहिए। इज देयर एनी ऑप्शन ऑफ नेंड गेट, यस, दिस वन इज द नेंड गेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट प्रॉब्लम पे। ये बोल रहा है अपने से कलर ऑफ द लाइट डिपेंड्स ऑन, देखो कलर जो होता है वो जनरली हमारी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति पे डिपेंड करता है, क्योंकि वेवलेंथ पे इसलिए नहीं करता, जैसे मान लो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ चेंज भी होती है, लेकिन इन जनरल जो अगर हम बात करें कलर जो वही रहता है, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो जनरली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एनर्जी भी जो होती है ना, एनर्जी पे डिपेंड करता है कलर, लेकिन एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वो तो हम लिख लेते हैं सी बाई लेमडा, लेकिन इन जनरल जो है एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। अगला प्रॉब्लम एंड द लास्ट प्रॉब्लम, इफ ईटा रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड टी जो है वो सरफेस टेंशन, तो अपना यहाँ पे टी बाई ईटा की वो निकालनी है, ठीक है, टी बाई ईटा की डायमेंशन है ना, इसे अपन एक्स मान लेते हैं। देखो सरफेस टेंशन जो होता है ये तो होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक, और जो अगर हम बात करें एफ इक्वल टू, तो ये आता है फोर्स इक्वल 6 पाई आर ईटा वी, तो ईटा जो होगा वो कि इसको अपन लिख सकते हैं एफ डिवाइडेड बाई 6 पाई आर वेलोसिटी, यहाँ पे आर जो है वो रेडियस, तो यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, जगह फोर्स अपॉन लेंथ, और ये जो आ गया आपका फोर्स डिवाइडेड बाई 6 पाई आर वी, ठीक, फोर्स से फोर्स कैंसिल, 6 पाई का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो ये ऊपर चला गया, तो वी आर अपॉन एल,
तो देखो इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड, रेडियस का मीटर और लेंथ का मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड किसकी स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, स्पीड। ठीक है, तो चलिए यहीं पे होता है आपका ये कंप्लीट। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।